तो हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। मुझे बिल्कुल उम्मीद है कि आप सभी लोग बढ़िया होंगे और जो अपने आने आने वाले एग्जाम्स हैं, ठीक है, एग्जाम की तैयारी में बिल्कुल लगे हुए होंगे पूरी ताकत के साथ। ठीक है, देखो बेटा, एग्जाम्स जो है वो आपके स्टार्ट हो जाएंगे 17 फरवरी से। और एग्जाम के स्टार्ट होने के बाद आपके पास अभी ही केवल समय बचा है, ज्यादा से ज्यादा 1 महीने का, 2 महीने का, इससे ज्यादा समय कोई भी आपके पास बचा नहीं है। ठीक है, तो जो हमारी प्रैक्टिस है उसको हमें शुरू करना है और इसको प्रैक्टिस को इस लेवल तक लेकर जाना है कि जो भी क्वेश्चन हमसे पूछा जाए एग्जाम में वो हम कभी भी क्या करें, उसको भूले नहीं और उसको इजीली सॉल्व करें। ठीक है, इसलिए आपके एग्जाम को ध्यान में रखते हुए हम एक सीरीज लेकर आए हैं जिसमें हम आपको वीडियोस के थ्रू जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं चैप्टर्स के, उनके बारे में डिस्कस किया करेंगे। ठीक है, तो आज का जो पहला वीडियो का जो पहला चैप्टर है जिस वीडियो का, वो है राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। ये हिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर भी है और हम अपनी शुरुआत जो है वो इसी से करते हैं। ठीक है, सबसे पहले समझो कि इस चैप्टर में जो है कि ये वाली वीडियो जो है वो ज्यादा लंबी ना रखते हुए हम इसमें जो नेशनलिज्म है यूरोप में उसके बारे में थोड़ा थोड़ा डिस्कस करेंगे। ठीक है, सबसे पहले ये देखो बेटा कि जो नेशनलिज्म है यूरोप में, नेशनलिज्म क्या है कि द लव टुवर्ड्स योर कंट्री। ठीक है, आप अपने देश के साथ प्यार करें। ठीक है, लव टुवर्ड्स योर कंट्री। क्लियर। अब यूरोप में नेशनलिज्म की शुरुआत कैसे हुई, ठीक है, कहाँ से आया नेशनलिज्म, कौन सी पहली कंट्री है जहाँ से स्टार्ट किया गया। ठीक है, ये जो एक फीलिंग है ये सबके भीतर अंदर आई, ये सारी चीजों को हम इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो अभी जो है दो ही पॉइंट्स के बारे में हम ज्यादा मेनली डिस्कस करने वाले हैं, एक तो राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप के बारे में और दूसरा है हमारा फ्रेंच रिवॉल्यूशन के बारे में। ठीक है, सबसे पहले आ जाओ, जैसे बात करें 1848 में, 1848 में एक पर्सन है फ्रेडरिक सोरो, एक फ्रेंच आर्टिस्ट है। उन्होंने क्या किया कि 4 प्रिंट्स बताए, 4 प्रिंट्स बनाए और उन 4 प्रिंट्स में जो है अपनी एक ऐसी दुनिया को दिखाया जो कि कैसी हो, डेमोक्रेटिक हो, सोशल हो और रिपब्लिक। ठीक है, कैसी हो, सोशल हो, रिपब्लिक हो। ठीक है, ऐसा उन्होंने एक ड्रीम अपना शो किया। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट ये हो गया। क्लियर। इसके बाद आप देखो कि आर्टिस्ट ऑफ द टाइम ऑफ द फ्रेंच रिवॉल्यूशन पर्सोनिफाइड लिबर्टी एज अ फीमेल फिगर। ठीक है, इन्होंने लिबर्टी को क्या दिखाया, एज अ फीमेल फिगर दिखाया। आप अगर यहाँ पर आप अपने चैप्टर की पहली इमेज खोल के देखेंगे, ठीक है, तो वहां पर आपको एक लिबर्टी का स्टैचू बना हुआ दिखाई देगा। ठीक है, उसमें आपको फीमेल फिगर दिख रहा होगा जहां पर वो अपने हाथ में एक कहीं ना कहीं क्या लिए होंगे, टॉर्च लेकर खड़े होंगे। ठीक है, टॉर्च ऑफ एनलाइटमेंट, एक हाथ में टॉर्च होगी और एक दूसरे हाथ में क्या होगा, राइट्स ऑफ मैन की एक किताब होगी। ठीक है, इसमें ये बताया गया कि लोगों के क्या क्या अधिकार होने चाहिए। क्लियर। इसके बाद अगर आप वहां देखोगे तो अर्थ के नीचे, आ, यहाँ नीचे की साइड अर्थ में, यहाँ पर एब्सोल्यूट जो मोनार्की है, एब्सोल्यूट जो है, सॉरी एरिस्टोक्रेसी जो है और जो मोनार्की है उसको खत्म किया गया है। मतलब उसको कहा गया है कि जो ये कंट्रीज है वो उसको क्या कर रहे हैं, फॉलो नहीं करेंगे। ठीक है, आगे फोर्थ पॉइंट क्या है, ये चैप्टर जो है डील करेगा विद मेनी ऑफ द इश्यूज विजुअलाइज्ड बाय सोरो। सोरो ने बहुत सारे जो इश्यूज हैं उनको हाईलाइट किया है, तो उनके बारे में भी हम इसमें डिस्कस करेंगे। ठीक है, सबसे पहले देखो कि 19th सेंचुरी में नेशनलिज्म इमर्ज्ड एज अ फोर्स व्हिच ब्रॉट आउट स्वीपिंग चेंजेस इन द पॉलिटिकल एंड मेंटल वर्ल्ड ऑफ द यूरोप। ठीक है, 19th सेंचुरी तक आते आते अगर हम बात करें तो 1800 से आते आते अगर हम बात करें तो इससे पहले से क्या हुआ कि फ्रेंच के लोगों में कहीं ना कहीं फीलिंग्स ये डेवलप हो गई कि हमें अब नेशनलिज्म को फॉलो करना चाहिए। ठीक है, और जब उन लोगों ने नेशनलिज्म को फॉलो करना शुरू किया तो वहां के पॉलिटिकल और मेंटल दोनों ही चीजों में क्या हुआ, चेंजेस आने शुरू हो गए। ठीक है, इसके साथ साथ वहां के लोगों ने आगे देखते हैं, इसके साथ साथ क्या हो गया कि द एंड रिजल्ट ऑफ दीज चेंजेस वाज द इमर्जेंस ऑफ द नेशन स्टेट इन प्लेस ऑफ मल्टीनेशनल डायनेस्टिक एम्पायर्स ऑफ यूरोप। वहां पर क्या हुआ बेटा कि इसी वजह से ये जो चेंजेस आए, ठीक है, मेंटल चेंजेस आए, पॉलिटिकल चेंजेस आए, इन्हीं चेंजेस की वजह से क्या हुआ कि वहां पर फिर नेशन स्टेट्स बनने शुरू हो गए। क्या बनने शुरू हो गए, नेशन स्टेट। जबकि पहले क्या था, वहां पर मल्टीनेशनल डायनेस्टिक एम्पायर चल रहे थे जो कि खत्म होते होते क्या बनना आ गया, खत्म होना शुरू हो गया और नेशन स्टेट्स बनने शुरू हो गए। ठीक है, एक मॉडर्न स्टेट बनाया गया जिसमें सेंट्रलाइज्ड पावर एक्सरसाइज सुवर्जन कंट्रोल ओवर अ क्लियरली डिफाइंड टेरिटरी हैड बीन डेवलपिंग ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम इन यूरोप। ठीक है, एक ऐसा स्टेट बनाया गया, ठीक है, एक सेकंड रुकना, इन विच अ सेंट्रलाइज्ड पावर एक्सरसाइज सुवर्जन कंट्रोल ओवर अ क्लियरली डिफाइंड टेरिटरी।
ये मॉडर्न स्टेट्स बनाने शुरू किए गए, तो जहाँ पर ये देखा जाएगा कि जो इंडिपेंडेंट पावर है किसी भी डिफाइंड टेरिटरी पर, मतलब एरिया वाइज डिफाइन करने लगे कि ये जगह है, यहाँ पर यूरोप में डेवलप होना शुरू हो गया। ठीक है, अब नेशन स्टेट में क्या था, नेशन स्टेट में ज्यादातर ये रखा गया कि जो मेजोरिटी है उसके सिटीजन्स की वो ज्यादा हो, न कि रूलर्स की। ठीक है, केम टू डेवलप अ सेंस ऑफ कॉमन आइडेंटिटी एंड शेयर्ड हिस्ट्री और डेसेंट। और इन लोगों ने ये भी कोशिश की कि हम जो एक स्टेट के अंदर रहे या नेशन स्टेट्स के अंदर रहे, तो हमारी जो आइडेंटिटी होनी चाहिए वो सेम होनी चाहिए। इसके साथ साथ हम इसमें ये भी देखेंगे कि जो जो भी डाइवर्स प्रोसेसेस आई जिनकी वजह से नेशन स्टेट्स बने, ठीक है, और नेशनलिज्म जो है 19th सेंचुरी में यूरोप में आया, इन चीजों के बारे में और हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो देखो बेटा, नेशनलिज्म की जो शुरुआत हुई थी वो शुरुआत हुई थी फ्रेंच से। ठीक है, फ्रेंच रिवॉल्यूशन हुआ 1789 में, यहाँ से नेशनलिज्म की शुरुआत हो गई और यहाँ से ही फ्रेंच के आर्मी ने और फ्रेंच के जो नेशनल असेंबली थी उन लोगों ने ये जिम्मा उठा लिया कि अब हम कहीं ना कहीं पूरे यूरोप में क्या करेंगे, नेशनलिज्म को लेकर आएंगे। ठीक है, क्लियर। तो सबसे पहला जो पॉइंट हमारा स्टार्ट होगा यहाँ से, जो फर्स्ट है, ठीक है, वो है शॉर्ट में अगर हम समझे इसको तो वो है द फ्रेंच रिवॉल्यूशन एंड द आइडिया ऑफ नेशन। ठीक है, फ्रेंच रिवॉल्यूशन हुआ और नेशन बनाने के आइडियाज बनने शुरू हो गए। ठीक है, सबसे पहले जो फ्रेंच रिवॉल्यूशन आया, द फर्स्ट क्लियर एक्सप्रेशन ऑफ नेशनलिज्म केम विद फ्रेंच रिवॉल्यूशन इन 1789। सबसे पहले जो फ्रेंच रिवॉल्यूशन लेके आए वो लेके आए कब, सॉरी, जो नेशनलिज्म की जो फीलिंग है वो कब स्टार्ट हुई, फ्रेंच रिवॉल्यूशन के बाद से। ठीक है, द पॉलिटिकल एंड कॉन्स्टिट्यूशनल चेंजेस दैट केम इन द वेक ऑफ द फ्रेंच रिवॉल्यूशन लेड टू द ट्रांसफर ऑफ सोवर्निटी फ्रॉम द मोनार्की टू अ बॉडी ऑफ फ्रेंच सिटीजन। ठीक है, यहाँ पर ये पॉइंट याद रखना कि धीमे धीमे जैसे ही फ्रेंच रिवॉल्यूशन शुरुआत हुआ था, उसके शुरू में ही फ्रेंच रिवॉल्यूशन में राजनीतिक बदलाव आने शुरू हो गए, कॉन्स्टिट्यूशन बनना शुरू हो गया। इस वजह से क्या हुआ कि जो सोवर्निटी है, ठीक है, सोवर्निटी है, इसको मोनार्की से अब शिफ्ट किया जा रहा था किसकी तरफ, फ्रेंच सिटीजन्स की तरफ। इसीलिए कॉमन आइडेंटिटी शो करने के लिए या फिर यूनाइटेड कम्युनिटीज शो करने के लिए इन्होंने क्या किया, दो वर्ड्स का इस्तेमाल करना शुरू किया, जैसे कि ला पैट्रे द फादरलैंड और ले सिटी ऑन द सिटीजन। ठीक है, जिसमें उन्होंने ये पॉइंट रखा कि जो भी लोग हैं वो सारे इक्वल राइट्स को एंजॉय करेंगे एक कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, मतलब कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होने वाला है। ठीक है, इसके बाद स्टेट जनरल जो है वो इलेक्ट किए जाएंगे। चौथा पॉइंट ये है कि जो स्टेट जनरल है, स्टेट जनरल वो इलेक्ट किए जाएंगे एक्टिव सिटीजन्स के द्वारा, और उनका नाम क्या रखा जाएगा, नेशनल असेंबली। इसके अलावा जो इंटरनल कस्टम ड्यूटीज है और जो ड्यूज है, जो बकाया है, उन सबको हटा दिया गया था। इसके अलावा एक यूनिफॉर्म सिस्टम ऑफ वेट्स आ गया था और मेजर्स, यूनिफॉर्म सिस्टम ऑफ वेट्स एंड मेजर्स वर एडॉप्टेड। ठीक है, ये एक नई चीज लेकर आए थे फ्रेंच रिवॉल्यूशन के बाद में। इसके बाद यहाँ पर एक लाइन है जो मैं आपको बोलना चाहूंगा कि जो रिवॉल्यूशनरीज थे उन्होंने डिक्लेयर कर दिया था कि डिक्लेयर इट वाज द मिशन एंड द डेस्टिनी ऑफ द फ्रेंच नेशन to liberate the people of Europe from despotism. In other words, to help other peoples to become uh, despotism. ये वाला पॉइंट मैं डिस्कस कर रहा था। ठीक है, तो जो फ्रेंच रिवॉल्यूशनरीज थे उन लोगों ने डिक्लेयर कर दिया कि ये अब इनकी जिम्मेदारी है कि ये फ्रेंच के साथ साथ बाकी जो देश हैं उन लोगों को भी क्या करेंगे, डेपोटिज्म से फ्री करके रहेंगे। ठीक है, स्टूडेंट्स ने, अदर मेंबर्स ने, जो मिडिल क्लास मेंबर्स थे, उन सभी लोगों ने जैकोबिन क्लब्स बनाने शुरू किए। इनकी एक्टिविटीज, इनकी कैंपेनिंग्स ने क्या किया, फ्रेंच आर्मीज को हेल्प की कहाँ जाने में, हॉलैंड, बेल्जियम, स्विट्जरलैंड और इटली के पार्ट्स में, कहाँ पर, 1790s में। ठीक है, फ्रेंच आर्मी जो जाती थी अब्रॉड जाती थी, मतलब जब बाहर जाती थी, तो उसका एक ही मोटिव होता था कि वो नेशनलिज्म का जो आइडिया है वो सबके साथ शेयर कर सके। ठीक है, हालांकि थ्रू अ रिटर्न टू मोनार्की, नेपोलियन नेपोलियन जब 1804 में एम्परर उसने अपने आप को डिक्लेयर किया, तो उसने क्या किया कि डेमोक्रेसी को कंप्लीटली डिस्ट्रॉय कर दिया। पर कहीं ना कहीं जो उसका एडमिनिस्ट्रेशन करने का तरीका था वो थोड़ा सा अलग था। ठीक है, उसने सारे सिस्टम को, जितना पूरा उसने सिस्टम बना के रखा था, उसका ये मानना था कि वो सारे सिस्टम को क्या रखे, बहुत रेशनल और एफिशिएंट तरीके से, बहुत प्रभावी तरीके से उसको रन करे। ठीक है, इस वजह से उसने एक सिविल कोड ऑफ 1804 बनाया जिसको नेपोलियनिक कोड भी कहते हैं। ठीक है, इसके अलावा जब उसने नेपोलियनिक कोड बनाया तो इसमें किसने क्या किया कि इसने डिड अवे विद ऑल प्रिविलेजेस बेस्ड ऑन बर्थ। जन्म से जो सारी सुविधाएं मिलती थी उनको क्या कर दिया, खत्म कर दिया। इक्वालिटी बिफोर लॉ, ये पॉइंट याद रखना कि जन्म से जितनी भी सुविधाएं दी जाती थी उनको खत्म कर दिया गया। दूसरा क्या रखा उसने कि इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड सिक्योर द राइट टू प्रॉपर्टी, कानून के सामने सब एक बराबर है। ठीक है, इसके साथ साथ इक्वालिटी बिफोर लॉ और इसके अलावा
कानून के सब लोग सामने सब एक साथ बराबर रहेंगे और बराबर है, प्लस जो प्रॉपर्टी है जिस इंडिविजुअल पर्सन की है वो उसी के पास रहने वाली है, ठीक है। तो ये पॉइंट्स थे जो हम आज की वीडियो में यहीं पर डिस्कस करके खत्म करेंगे, जिसमें हमने इंट्रोडक्शन को स्टार्ट किया। इंट्रोडक्शन के साथ साथ जो है हमने यहाँ द फ्रेंच रिवॉल्यूशन को ऐड किया। इसमें अभी एक सेकंड आप रुक जाइए जरा, ठीक है, एक मिनट। हाँ, यहाँ देखिए आप लोग, देखो इसके साथ साथ क्या हुआ कि जैसे हाँ थोड़ा सा यहाँ फ्रेंच रिवॉल्यूशन के ये जो लास्ट पॉइंट था इसमें हमने थोड़ा सा एक और ऐड कर दें कि इसमें क्या हुआ था कि जो बिजनेसमैन थे, ठीक है, बिजनेसमैन जो थे और स्मॉल स्केल प्रोड्यूसर्स थे, ठीक है, इनके लिए उसने क्या किया, स्मॉल स्मॉल स्केल प्रोड्यूसर्स थे उनके लिए क्या किया उसने, यूनिफॉर्म वेट सिस्टम लेके आया, ठीक है। कौन सा सिस्टम लेके आया, यूनिफॉर्म वेट सिस्टम, जहाँ पर सारी चीजों को वेट जो है सब जगह एक समान रहने वाला था, ये वाला पॉइंट था। इसके साथ साथ जैसे उसने हॉलैंड, स्विट्जरलैंड और ब्रुसेल, मेजन, बॉर्सो, ये यहाँ पर फ्रेंच आर्मीज जो है उनका वेलकम किया जाता था, कैसे कि एज अ हार्बिंग्स ऑफ, एक सेकेंड, हाँ ये वाली स्लाइड जो थी ये देखो कि जो नेपोलियन सिंप्लीफाइड एडमिनिस्ट्रेशन डिवीजन एबॉलिश्ड द फेडरल सिस्टम एंड फ्रीड पीजेंट्स फ्रॉम सैफर्डम एंड मैनुअल डूज। नेपोलियन ने क्या किया कि जो उसके पुराने जो सभी सिस्टम्स थे, एडमिनिस्ट्रेशन करने का जो तरीका था उसको कम्प्लीटली चेंज किया, उसने फ्यूडल सिस्टम को हटा दिया। इसके साथ किसानों को जो है सैफरडम और मैनुअल ड्यूज, इनसे भी उसने क्या कर दिया, फ्री कर दिया। ट्रांसपोर्ट को और कम्युनिकेशन सिस्टम को बेहतर बनाया नेपोलियन ने। और क्या किया कि जो बिजनेसमैन थे और स्मॉल स्केल प्रोड्यूसर्स थे सामान बनाने के, उनको उन्हें ऐसा लगने लगा, ठीक है, बिजनेसमैन और स्मॉल स्केल प्रोड्यूसर्स को क्या लगने लगा कि जो यूनिफॉर्म लॉज है, जो स्टैंडर्डाइज वेट है, जो मेजर्स है और एक जो कॉमन नेशनल करेंसी है, इस वजह से जो ये मूवमेंट और एक्सचेंज ऑफ गुड्स और कैपिटल जो वन रीजन से दूसरा रीजन तक है, ये कहीं ना कहीं बेहतर हो जाएगा, ठीक है। 15 पॉइंट में देखिए कि कई सारी प्लेसेस जैसे आपका हॉलैंड हॉलैंड स्विट्जरलैंड, ब्रुसेल, मेंस, मिलान, बार्सो एंड द फ्रेंच, यहाँ पर आर्मी का, फ्रेंच आर्मी का जो वेलकम किया जाता था, ऐसा किया जाता था हार्बिंगर्स ऑफ लिबर्टी, आजादी लाने वाले, ठीक है। इसके साथ ये बहुत क्लियर था कि एडमिनिस्ट्रेटिव अरेंजमेंट्स जो थी वो एक हाथ से दूसरे हाथ में नहीं जाने वाली थी, ठीक है। यहाँ पर क्या लिखा है कि इसको देखो, एक सेकेंड, वेलकम एज हार्बिंगर ऑफ द, ठीक है, अरेंजमेंट डिड नॉट गो इन हैंड विद पॉलिटिकल फ्रीडम। ऐसा नहीं था कि जो एडमिनिस्ट्रेशन बनाया गया था उसमें जो पावर है वहां पर ये क्लियर किया गया था कि एक हाथ से दूसरे हाथ में नहीं जाने वाली, ठीक है, पॉलिटिकल फ्रीडम के साथ। 17 पॉइंट जो है, जो लास्ट पॉइंट है जो फ्रेंच रिवॉल्यूशन का, उसमें यह है कि यहाँ पर टैक्स बढ़ाया गया, सेंसरशिप बढ़ाई गई, फोर्स्ड कंस्पेक्शन फ्रेंच आर्मीज में, ठीक है, जिससे क्या किया जाए, पूरे यूरोप को जीता जा सके, ठीक है। ऑल सीम्स टू आउटवे द एडवांटेज ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव चेंज, और उनका ये मानना था कि जब हम पूरे यूरोप को जीत लेंगे तो जो सुविधाएं हमने जो एडमिनिस्ट्रेशन में जो चेंजेस किए हैं उसकी जो सुविधाएं हैं वो सभी लोगों को मिल पाएंगी, ठीक है। तो आज की वीडियो में हमने इसका इंट्रोडक्शन समझा, ठीक है, फ्रेंच रिवॉल्यूशन रिलेटेड जो भी पॉइंट्स थे उनको समझा, ठीक है। अब आगे जो है हम इसके जो द मेकिंग ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप जो वाला पॉइंट है उसको समझेंगे, उसके सारे पॉइंट्स को हाईलाइट करेंगे, और द एज ऑफ रिवॉल्यूशन जो 1830 से लेकर 1848 तक है उसके बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो आज की वीडियो को यहीं पर हम एंड करते हैं। ये वाले जो पॉइंट्स मैंने हाईलाइट किए थे, इन पॉइंट्स को आप बुक में भी हाईलाइट कर सकते हो और इनको एज अ रिवीजन अपने पास स्टोर कर सकते हो, ठीक है। तो आज की वीडियो को यहीं खत्म करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, सी यू, थैंक यू।